वेलकम बैक टू एमएस बिस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडिकेटर्स में हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में जाना था। आज हम उसी के आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल्स। पहला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है एसिड या बेस, और उसके लिए हमें इसका जो प्रीवियस नॉलेज है इंडिकेटर का वो होना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, अगर आपको किसी भी एसिड या बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको उसका टेस्ट करना ज़रूरी है। जब आप उसको टेस्ट करेंगे तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो उसके लिए एक्टिविटी में करना क्या है, आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करना है। ओके, जैसे आपको कुछ एसिड और कुछ बेसिस को कलेक्ट करना है अपनी लेबोरेटरी से। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं जिसे। इसी तरीके से आपका एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। ओके, एंड देन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में कभी पढ़ा होगा। एंड देन NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है और इन सभी को करना क्या है, आपको एक वॉच ग्लास में रखना है। सेकंड स्टेप में आपको करना है, एक वॉच ग्लास लेना है। दिस इज वॉच ग्लास एंड यू हैव टू पुट ईच सैंपल एट वंस। एक एक करके सभी सैंपल को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद आपको उसको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको हर एक सैंपल का कुछ ड्रॉप्स इसमें डालने हैं, और ड्रॉप डालने के बाद आपको इसमें इंडिकेटर से टेस्ट करना है कि ये जो वॉच ग्लास में आपका सैंपल पड़ा है वो सैंपल एसिडिक हो गया बेसिक। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। उन इंडिकेटर्स को हम पढ़ चुके हैं, आप जैसे जानते हैं। आपको पहला इंडिकेटर है दैट इज रेड लिटमस, दूसरा आपका ब्लू लिटमस, तीसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज, ओके, और चौथा है आपका फेनोप्थलीन। आपको इन सभी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके जितने भी आपके सैंपल्स हैं उन सभी सैंपल्स को क्या करना है, टेस्ट करना है। चलिए इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपके पास एक सैंपल हो, मान के चलिए आपके पास HCl है या फिर आपके पास कोई KOH है, दो सैंपल्स पड़े हैं आपके पास यहाँ पे। इनमें से जो भी सैंपल आपके पास होगा वो सैंपल आपको टेस्ट करना पड़ेगा इन सभी के साथ। सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने एक दो ड्रॉप किसी भी सैंपल की इसमें डाल दी। ओके, हम लिख लेते हैं इसको सैंपल, और वो सैंपल इनमें से कोई भी हो सकता है। साथ में हमने क्या किया कि ऊपर से कोई भी इंडिकेटर डालने की कोशिश की, और इंडिकेटर हम एक एक करके सभी इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिससे हम ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास यहाँ पे सैंपल होगा और इस जगह पे आपका रेड लिटमस, और इधर पे आपका होगा ब्लू लिटमस, यहाँ पे आपका होगा फेनोप्थलीन, और यहाँ पर आपका होगा मिथाइल ऑरेंज। और इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टेबल का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे आपका पहला सैंपल आप जानते हैं क्या है, HCl है। जितने भी सैंपल आपके लिखे गए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। H2SO4, HNO3, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, विनेगर में इस्तेमाल होता है। ओके, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इन सैंपल्स का टेस्ट कर रहे हैं और आपको नहीं जानते फॉर्मूले के हिसाब से कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो सबसे आसान तरीका होता है इंडिकेटर के जरिए। आप इंडिकेटर्स में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक मोटा आइडिया ले लेते हैं। आप जानते हैं, ये एक नोट के रूप में लिख लेते हैं कि जब आप लिटमस का टेस्ट करते हो तो लिटमस दो प्रकार का होता है। आपका होता है एक रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्जन दिखाता है। ऐसा तब होता है जब बेस में रेड लिटमस को डाला जाता है और ब्लू लिटमस को जब किस में डाला जाता है, एसिड में डाला जाता है।
ओके, तो ये जो चेंजेस होते हैं आपके लिटमस में होते हैं। इसी के अलावा आपका जैसे फिनोप्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज में आपका टेस्ट कैसे होता है, यदि आप उसको एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, और यदि आप बेस में डालेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। एसिड में डालने पर ये जो इसका मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से बेस जो होता है, बेस डालने से ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो। लाइकवाइज फिनोप्थलीन की बात करते हैं। फिनोप्थलीन में अगर हम एसिड या फिर बेस से टेस्ट करते हैं तो क्या बदलाव आता है। फिनोप्थलीन का जो नेचुरल या न्यूट्रल कलर होता है वो होता है कलरलेस, मीन्स इट डजेंट हैव एनी कलर, इट डजेंट शो एनी कलर। ओके, तो फिनोप्थलीन का जो कलरलेस सॉल्यूशन होगा एसिड में डालने के बाद इट विल रिमेन कलरलेस, मीन्स जो आपका कलरलेस नेचर था फिनोप्थलीन का, एसिड में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट बेस में क्या होगा, इसका बदलाव हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पिंक में। क्योंकि आप ये इंडिकेटर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और अभी आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, तो इस आधार पर आप जो है इस टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, सैंपल लिया है HCl। ओके, जब हमने HCl में डालने की कोशिश की तो उससे हमें ये पता चला रेड लिटमस में जब हमने डाला, क्योंकि HCl हम जानते हैं एक एसिड होता है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें, जितने भी ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी के सभी एसिड की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ओके, और जितने भी जहां पे भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपको हर जगह कॉमन दिख रहा होगा। ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है वो जिस भी मेटल के साथ लगता है या फिर जिस भी नॉन मेटल के साथ लगता है तो वो उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, बेस। इस बेस में कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कुछ वीक बेस हैं। ऐसे ही इस एसिड में कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कुछ वीक एसिड्स हैं। अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड, वीक बेस का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने अभी पीएच मीन्स हमने अभी एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में नहीं पढ़ा है जो किसी भी सॉल्ट की मीन्स एसिड हो या बेस हो उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सके कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, ऐसे कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। तो उसको पता करने के लिए हम एक इंडिकेटर पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं पीएच इंडिकेटर, और उस पीएच इंडिकेटर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमें टेस्ट करना है, जनरल टेस्ट करने के लिए हमें एसिड और बेस का नॉलेज होना चाहिए और जो आपको पता चल चुका है। तो देखिए रेड लिटमस में क्या कन्वर्जन करता है, आप जानते हैं लिटमस सॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा। अब लिटमस में आप मुझे बताइए, जब रेड लिटमस में एसिड जाता है तो क्या होता है। देखिए रेड में एसिड जाएगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि वो बदलाव रेड लिटमस सिर्फ और सिर्फ किस में दिखाता है, बेस में दिखाता है। तो इसका मतलब जितने भी एसिड्स होंगे वो रेड लिटमस में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब नो चेंज। तो इसका मतलब हर किसी में जितने भी एसिड है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर ब्लू की बात करते हैं, एसिड को ब्लू लिटमस में जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं, देखिए ब्लू लिटमस ये है, अगर इसको हम एसिड में ट्रीट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ब्लू लिटमस विल कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस। इसका मतलब चेंजेस कहां पर होगा, ब्लू लिटमस के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। सभी के सभी ये इस तरीके से रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी एसिड्स हैं। ओके, यहाँ तक कि आपकी कैटेगरी जो है वो किसकी है, एसिड्स की है, और इसके नीचे की जो कैटेगरी है वो किसकी है बेटा, बेस की है। अब फिनोप्थलीन की बात करते हैं। देखिए फिनोप्थलीन में होता क्या है, एसिड का क्या कन्वर्जन होता है। आप फिनोप्थलीन में जब एसिड डालते हैं तो आपका कन्वर्जन क्या होता है, कलरलेस। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपना रीडिंग, हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो है आपका कलरलेस। तो इसका मतलब जितने भी एसिड्स होंगे वो कैसा शो करेंगे, कलरलेस शो करेंगे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज ट्रीटेड विद दीज एसिड्स। यहाँ देखिए मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कन्वर्जन क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जहाँ पे भी एसिड्स हैं वो सभी एसिड्स क्या करेंगे, रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये सभी एसिड्स रेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आपको बेसिक के लिए टेस्ट करना है। बेस आप जान चुके हैं, बेस होता क्या है, अब उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जब बेस को रेड लिटमस के साथ ट्रीट किया जाता है, देखिए यहाँ है आपके पास बेस, और बेस को जब रेड लिटमस का ट्रीट किया जाए तो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। इसका मतलब हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि रेड विल कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस। और इसी तरीके से ये क्या होगा, सभी के सभी बेसेस इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। बट क्या होगा ब्लू लिटमस का जब बेस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ब्लू लिटमस का बेस में नहीं है, सिर्फ एसिड में कन्वर्जन देता है, बेस में सेम कलर होता है। ओके, इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो चेंज। इसी तरह से सभी के सभी जो बेस होंगे वो नो चेंज बिहेवियर दिखाएंगे। फिनोप्थलीन के केस में देखिए बेस क्या दिखाता है, फिनोप्थलीन में बेस पिंक कलर फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि पिंक कलर शो करेगा सभी के सभी बेस।
एंड व्हाट अबाउट विथ मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज और बेस का जब ट्रीटमेंट करेंगे हम एक साथ तो कैसे होगा? मिथाइल ऑरेंज और बेस का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? येलो। इसका मतलब हमें यहाँ पे कन्वर्जन क्या दिखेगा? येलो कलर। और इस तरीके से जितने भी आपके बेसिस होंगे वो क्या कन्वर्जन दिखाएंगे? येलो कलर का कन्वर्जन। ओके, तो हमने ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी से एक चीज़ जानी है कि इस एक्टिविटी में हमें जितने भी सैंपल्स दिए थे उन सैंपल्स को हम एसिड और बेस की कैटेगरी में कैटेगराइज तभी कर सकते हैं जब हमें इंडिकेटर्स की इंफॉर्मेशन हो, उसकी नॉलेज हो। तो हमने इंडिकेटर की मदद से इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल को एसिड और बेस में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड और बेस को दोनों को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्मेल से डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं आपके पास आपके घरों में अनियन होता है। ओके, तो ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं जो आपको बताया जा रहा है। नेचुरल इंडिकेटर में भी कई सारे कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास अनियन एक्सट्रैक्ट है। ओके, आपके पास एग्जांपल में ले लेते हैं पहला एग्जांपल, दैट इज अनियन एक्सट्रैक्ट। देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसमें एक एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक आप क्लॉथ लीजिए, उस क्लॉथ में चॉप्ड अनियन को प्रिजर्व कर दीजिए। इसे हम कहेंगे चॉप्ड अनियन। और चॉप्ड अनियन को डालने के बाद हम इसमें क्लिप लगा देंगे, इसको टाइटली पैक कर देंगे। ओके, और इसमें कुछ स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं कपड़ों के वो इस चॉप्ड अनियन के साथ इस बैग में टाइटली पैक करने के बाद इसको हम किस में कर देंगे? फ्रीज में क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे ओवरनाइट के लिए। ओके, जब ओवरनाइट ये फ्रीज में स्टोर होगा तो नेक्स्ट डे हम इसको सैंपल को खोलकर ओपन करेंगे और इसमें से जो आपके स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स हैं उनको हम निकालेंगे। अब हमें जो टेस्ट करना है वो स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स के साथ करना है। आप जानते हैं अनियन जो होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के प्रेजेंस की वजह से वो क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल शो करता है। ओके, तो आपको पता क्या करना है कि आपको अब ये टेस्ट करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक में क्या अंतर होता है, हमें क्या चेंजेस मिलते हैं जब आप अनियन एक्सट्रैक्ट को इस तरीके से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक जो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ है, आपके पास कई स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ है, उनमें से दो स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ को अलग कीजिए और एक एक टेस्ट ट्यूब में उन दोनों स्ट्रिप्स को क्या कर दीजिए? प्लेस कर दीजिए। एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ आपने यहाँ प्लेस किया और एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ यहाँ पे प्लेस किया। ओके, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ कहेंगे इसे, इन दोनों को। अब इसके बाद आपको करना क्या है? आपको एक में एसिड डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? बेस डालना है। तो जैसे ही आप एसिड डालते हैं स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ में तो कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होती है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी वो उसमें, जैसे एसिड में हमने डाइल्यूट HCl डाला हुआ है और मान के चलिए बेस में हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट NaOH डाल रखा है। तो बताइए क्या कन्वर्जन हो सकता है इसमें? और जब ऐसा करेंगे आप तो उसके बाद अगेन उस स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ को क्या करना है? आपको रिंस करना है, धो देना है। ओके, पहले आपको स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ में एसिड डालना है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है, उसका दोबारा धोने के बाद अगेन उसको क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्वेशन में आपको क्या पता चलेगा ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, देखिए होता क्या है एक्चुअली, जो आपका हम टेस्ट कर रहे हैं वो हम टेस्ट कर रहे हैं ऑर्डर के लिए, दैट इज स्मेल। मीन्स जो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ आपके अनियन के बैग में रखा हुआ था उस स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, कोई ना कोई एक स्मेल होगी, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कहते हैं। ओके, यदि उस क्लॉथ में हम कोई एसिड डाल दें लाइक डाइल्यूट HCl और कोई बेस डाल दें डाइल्यूट NaOH तो क्या बदलाव आएगा? हमें ये चीज़ पता करनी है। वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो सेम रहेगी या वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसिड से क्या ट्रीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होगी वो इसमें क्या हो जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगी। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिटेक्टेड। लेकिन डाइल्यूट NaOH में डालने पर क्या होगा? वो जो स्मेल होगी वो नॉट डिटेक्टेड।
मीन्स जो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ है उसमें यदि आप अनियन की स्मेल है तो उसमें आप बेस डाल के उस अनियन की स्मेल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये बेस के साथ ऐसा बिहेवियर शो करता है जहाँ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे प्रकार के जो इंडिकेटर्स होते हैं, इन इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है इनको। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है थ्रू स्मेल। स्मेल करने से हम अगर पता कर सकें, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के जरिए एसिड और बेस का इस्तेमाल करते हुए यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलती है तो इसका मतलब वो एसिड में है, और अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो क्या था, सैंपल बेस था। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, हम ले सकते हैं वनीला एसेंस का, मीन्स वनीला की जो स्मेल होती है उसको ले सकते हैं। या एक और एग्जांपल है आपके पास, लाइक क्लोव ऑयल। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका ये अनियन एक्सट्रैक्ट, ज़्यादा वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल के बारे में शायद ही पूछा जाए, अदरवाइज क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए वनीला एसेंस में होता क्या है, सेम इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वनीला की। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, दो टेस्ट ट्यूब है आपके पास। एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एसिड डाल दिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, बेस डाला है। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी वो इसमें डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बेस में क्या होगी, डिटेक्ट नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से अगर आप क्लोव ऑयल की बात कहें तो क्लोव ऑयल में भी आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, क्लोव ऑयल डाला है, साथ में आपने ए टेस्ट ट्यूब में एसिड डाल दिया और बी टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, आपने बेस डाल दिया। तो ए और बी टेस्ट ट्यूब को जब आप टेस्ट करते हैं तो पता चलता है क्लोव ऑयल की जो स्मेल होती है, वो स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमेशा वैसी रहेगी जब एसिड में डिप किया जाएगा, मीन्स द स्मेल विल बी डिटेक्टेड। और इसी तरीके से बेस है, तो बेस में जैसे क्लोव ऑयल डालते हैं तो इससे क्या होता है, क्लोव ऑयल का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, इसका मतलब नॉट डिटेक्टेड। ओके, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमने किए थे पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कोशिश की थी कुछ एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स को लेकर समझने की कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एसिड बेस इंडिकेटर का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या किए हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को एक्सटेंड करते हुए पढ़ा है, किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके, तो ये जो आपका टॉपिक था इसमें एक एक्टिविटी थी जिसमें हम एसिड बेस इंडिकेटर का टेस्ट से एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ओके, चलिए अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। कुछ एक्टिविटीज के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, इस तरीके से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया आपने। क्या डाल दिया बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जिंक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, इसमें 5 ml डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया आपने इसमें। ओके, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, पहली बात तो आपको ये फाइंड आउट करना है रिएक्शन होगी या नहीं, और दूसरा जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद इसमें से कुछ ना कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस निकलेगी बाहर, ये जो गैस है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ये बोला गया इस एक्टिविटी में। ओके, जो जिंक है, जिंक से ऊपर वाली जो सरफेस है, मीन्स ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो गैस का फॉर्मेशन हुआ है उस गैस को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो किस नेचर की होगी और वो गैस होगी कौन सी। ओके, अब ये जो गैस इसमें से निकलेगी आपकी, इस गैस को आप क्या कीजिए, एक टम्बलर में पास कर दीजिए इस तरीके से, और इस टम्बलर में जो है आपका सोप सॉल्यूशन होगा। ओके, ये टम्बलर में आपका सोप सॉल्यूशन होगा और इस सोप सॉल्यूशन में से कुछ बबल्स बाहर निकल रहे होंगे। ओके, और ये जो कुछ बबल्स बाहर निकल रहे हैं, ये जो बबल्स होंगे वो कौन से नेचर की होंगी,
बबल्स फिल्ड विथ गैस। अब वो गैस का नेचर कैसा होगा वो हमें समझना पड़ेगा। इसको टेस्ट करने के लिए, इस गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप एक लाइटेड कैंडल लीजिए, जली हुई मोमबत्ती लीजिए और उस मोमबत्ती को इसके समीप लाइए। और जैसे आप इसके करीब लाएंगे मोमबत्ती को, जली हुई मोमबत्ती को, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर वो जो गैस होगी वो उस लाइटेड कैंडल के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और पॉप साउंड का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स ये जो गैस होगी वो हीट के साथ कांटेक्ट में आने से एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा और उस बर्निंग प्रोसेस को शो करेगा। यदि पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होती है तो इस पॉपअप साउंड को हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। यदि आप इस किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में कोई गैस रिलीज होती है, उस गैस को अगर आप लाइटेड कैंडल या फिर लाइटेड मैच स्टिक को आप उस गैस के करीब लाते हैं तो उस गैस की रिएक्शन एक बर्निंग प्रोसेस शो करेगा और उस बर्निंग प्रोसेस में पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो गैस आपने पास करी है सोप सॉल्यूशन में, तो सोप सॉल्यूशन में वो जो बबल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस है वो हुआ क्यों, पहली बात, ठीक है ना। और इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे बार बार रिपीट, तो रिपीट करने पर आपको क्या पता चलेगा, क्या हर बार ये रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये एक्टिविटी के कंक्लूजन को। हम जानते हैं हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, और जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, ओके। इसी तरीके से इसको हमने किससे ट्रीट किया, डाइल्यूट H2SO4 से, और हम जानते हैं डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है। और जब इसकी रिएक्शन हुई, मीन्स इसको हीट किया गया सॉल्यूशन को, तो आपको पता चला यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और H2SO4 में आपका SO4 अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग होता है। जिंक यहाँ पे एक मेटल है, ओके। तो जिंक क्या हाइड्रोजन को उसके सल्फेट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकेगा, जी हाँ जरूर कर सकेगा, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है चैप्टर 3 में, जिसमें आपको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, तो जिंक आसानी से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के बदले अपनी प्लेस ले लेगा और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। तो हम इन जनरल इस पूरी रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, हम किस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब जब हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं, ओके, तो क्या फॉर्मेशन होता है, ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमें पता होना चाहिए। ये एक जनरल रिएक्शन है जो आपको हमेशा काम में आएंगी, ओके। तो आप कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसकी रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको मैंने तरीका बताया। कोई भी लाइटेड कैंडल लीजिए, उस गैस के सामने रखिए, गैस जब बर्न होना शुरू होगा तो पॉप साउंड का प्रोड्यूस होगा, और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ओके। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एसिड के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से अगला जो टॉपिक है हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए इस रिएक्शन में क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, जिंक डाल देना है, और साथ में 2 ml आपको इसमें NaOH भी डाल देना है, और आप इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, वार्म कर दीजिए। जब आप इस सॉल्यूशन को वार्म करेंगे तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा, आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने जो जिंक था उसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, और जब ये रिएक्शन हुई और आपने इसको वार्म किया तो इसमें क्या हुआ, एक सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का नाम है Na2ZnO2। साथ में ये जो हाइड्रोजन थी वो गैस रिलीज हो जाएगी एज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जहाँ पे सॉल्ट बना है इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये जो रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
वो इसीलिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एक मेटल बेस के साथ रिएक्शन करने पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, टिपिकल सॉल्ट, ऐसे हर मेटल ऐसे शो नहीं करते ये वाली रिएक्शन। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और क्योंकि ये सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है ये वाली रिएक्शन। ओके, तो दो एक्टिविटी के जरिए हमने क्या समझा, एक एसिड और एक मेटल के बारे में समझा, किस तरीके से एसिड और मेटल रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और ये वैसे ही हमने बेस और मेटल की रिएक्शन पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि बेस और मेटल की रिएक्शन पढ़ने में कि व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद बेस, सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम जैसा हमने एसिड के लिए पढ़ा था वैसा ही हमारा बेस के लिए भी है। ओके, क्या होगा यदि हम इन्हीं एसिड और बेस की रिएक्शन किससे करवा दें, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ओके, तो हम देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके साथ रिएक्शन कराने में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा उसे हम देखना है। देखिए, कार्बोनेट्स का मतलब होता है, मेटल्स का मतलब तो आप समझते हैं, जितने भी मेटल्स है उनके बदले यहाँ पे मेटल लिया जा सकता है। कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3, ओके, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो ये होता है HCO3, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये दोनों का जो पेरेंट एटम होता है वो क्या होता है, H2CO3 ही होता है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये HCO3 नेगेटिव बनाएगा, और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये CO3 2 नेगेटिव बनाएगा। ओके, तो उन्हीं के पेरेंट एटम ये है। तो अब देखिए, रिएक्शन करने के लिए हमें पहले एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। ओके, आपके पास टेस्ट ट्यूब है एक A और एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास B। आपने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया। ओके, एंड इस वाले जो सॉल्यूशन है इसमें आपने 0.5 ग्राम Na2CO3 ऐड किया। ओके, और इस वाले जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपने 0.5 ग्राम NaHCO3 ऐड किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है कार्बोनेट है और ये जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट है। किसका है कार्बोनेट, सोडियम का, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये किसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इस तरह से हम इसका नेमिंग भी दे सकते हैं। अब आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, वार्म करेंगे, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ गैस का फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, ये क्या है, गैस। अब आपको इस गैस का ऑब्जर्वेशन करना है, ये गैस है कौन सी, और इसको टेस्ट करने के लिए कुछ और अदर एक्टिविटीज आपको करनी है। तो इसमें बोला गया है जो गैस होगी आपको उसको किस में पास करानी है, इसको आपको लाइम वाटर में पास करानी है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। लाइम वाटर का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। ओके, देखिए होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये A टेस्ट ट्यूब और B टेस्ट ट्यूब। अगर हम A टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब A, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आएगी, जो आपने सोडियम कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है जैसे। इसकी जब रिएक्शन होगी तो आप पहले समझिए जो एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है। देखिए मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ करेंगे तो क्या रिएक्शन आपको मिलेगी, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे Na पॉजिटिव टूटेगा, CO3 नेगेटिव में टूटेगा, H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू नेगेटिव पार्ट, देन NaCl विल बी फॉर्म्ड, और बाकी जो आपका रह जाएगा ये हो जाएगा HCO3। एक्चुअली ये बनेगा पहले H2CO3, और H2CO3 क्योंकि अनस्टेबल होता है इसलिए वो अपने 2 हिस्सों में टूट जाता है, H2O एंड CO2 में। तो आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट रिलीज होगा CO2 प्लस H2O रिलीज होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम टेस्ट ट्यूब B की बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब B में देखिए क्या है, NaHCO3। इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं वही, Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में, पॉजिटिव पार्ट विल गो टू नेगेटिव पार्ट, देन सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा H2CO3 दोबारा से वो टूट जाएगा तो CO2 प्लस H2O यहाँ पे भी रिलीज होगा।
तो आपने दोनों रिएक्शन में देखिए क्या देखा, दोनों रिएक्शन में आपको पता चला कि यहाँ पे CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, यदि आपको कभी CO2 के नीचे G लिखा हुआ नहीं मिलता है तो याद रखिए CO2 के साइड में आपको इस तरीके से अपवर्ड एरो मिलेगा। अपवर्ड एरो का मतलब होता है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के सामने अगर आपको अपवर्ड एरो मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो गैसियस फॉर्म में है, और अगर डाउनवर्ड एरो मिलेगा तो वो किस फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। ओके, अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी के अनुसार आपको इस गैस को लाइम वाटर में पास कराना है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने CO2 गैस पास कराई, यही तो कहना चाह रहे हैं हम, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ओके, इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और लाइम वाटर भी बोल सकते हैं इसको हम। जब इसकी रिएक्शन करवाए तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, CaCO3, और साथ में वाटर बाहर निकला। ये जो CaCO3 है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया, CO2 गैस पास कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में, तो थोड़ी देर में आपको क्या होने लगेगा, ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा इसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब हो गया कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ही CaCO3 का होता है। तो यहाँ पे जो CaCO3 है वो किसका है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयरेंस हो जाएगा, मींस मिल्की अपीयरेंस। इसी को क्या कहते हैं हम, मिल्की अपीयरेंस। पूरा सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, धुंधलापन उसमें दिखने लगेगा। ओके, जब ऐसा होने लगेगा, सॉल्यूशन बहुत टर्बिडिटी हो जाएगी, तो आप इस सॉल्यूशन को क्लियर भी कर सकते हैं। वो कैसे, या फिर हम क्वेश्चन को यूं कहें कि क्या हो यदि आप फर्दर इसमें CO2 पास कराएं, जो CaCO3 बना हुआ है आपके पास। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यही जो CaCO3 है इसके साथ अगर मैं CO2 और पास कराऊं तो क्या होगा, ये जो आपका प्रेसिपिटेटेड फॉर्म था जो कि इनसॉल्युबल होता है नेचर में, कैसा होता है, इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में। ओके, तो ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ CaCO3 था वो एक CaHCO3 होल ट्वाइस के सॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाता है। मींस अब ये जो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस दैट इज प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, उसमें CO2 फर्दर पास कराएंगे तो इससे क्या होगा, एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में। ओके, और ये कंडीशन कब की थी, जब हमने एक्सेस CO2 डाला था। और एक्सेस CO2 डालने की कंडीशन आप जानते हैं कब है, या तो CaCO3 में ही CO2 पास करा दे, या इसी रिएक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसमें लिखा होता है CO2 और यहाँ पे लिखा होता है एक्सेस। अगर ऐसा भी लिख दिया है तो आप डायरेक्ट इस चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ वाटर रिलीज होगा। ओके, डायरेक्ट चाहे तो आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप पहला स्टेप ये वाली रिएक्शन करें और दूसरे स्टेप में ये वाली रिएक्शन करें। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 पास्ड थ्रू लाइम वाटर, you have to tell them that the insoluble precipitate of calcium carbonate which is formed in the product side, it will solubilize in excess of CO2 and a soluble form of calcium hydrogen carbonate as a product will be formed। और जिस वजह से जो मिल्की अपीयरेंस आपका कैल्शियम कार्बोनेट साइड में था, मिल्की अपीयरेंस, ओके, ये क्या हो जाएगा, अब ये मिल्की अपीयरेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स अब वो मिल्की अपीयरेंस नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा क्लियर। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन। इस बात का आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बोर्ड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको इस तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हुई कैसे मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ। ओके, तो इसको समराइज करके हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। देखिए, हम लिख सकते हैं इसको कि व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ,
तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का। साथ में कौन कौन सी गैसेस बाहर निकलती है, सिर्फ CO2, साथ में वाटर रिलीज। ओके, तो हमें एक जो जनरल रिएक्शन है वो समझ में आ गई है। कोई भी मेटल कार्बोनेट लीजिए या कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो हमेशा वहाँ पे CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। जब CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने यही एक्सपेरिमेंट को करना है। आपने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ले लिया MCO3, सपोज मेटल कार्बोनेट, या फिर आपने ले लिया MHCO3, इसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। और आपने क्या किया, इसमें कोई भी एक एसिड इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, और जैसे एसिड को इसके अंदर डाला तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक गैस रिलीज होगी यहाँ से, और इस गैस का हमें पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइटेड कैंडल लीजिए वापस, ठीक है ना, मीन्स जली हुई मोमबत्ती लीजिए, और जली हुई मोमबत्ती को इसके माउथ पार्ट में आप जैसे ही लगाएंगे जहाँ से गैस रिलीज हो रही है, तो ये गैस के कांटेक्ट में आते ही ये जो आपका लाइटेड कैंडल था, ये लाइटेड कैंडल क्या हो जाएगा, बर्न ऑफ, मीन्स बुझ जाएगा। ओके, अगर कब, जब यहाँ पे CO2 गैस के कांटेक्ट में आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो गैस है वो क्या होती है, CO2 गैस है। इसके अलावा इसका जो एक्सपेरिमेंटेशन और आसानी से हम समझ सकते हैं, जैसे ही आप मेटल कार्बोनेट में एसिड को प्लेस करेंगे तो आपको इसमें से कुछ बबल्स निकलनी शुरू होंगी और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, और उस साउंड का नाम होता है एफरवेसेंस। ओके, इसे हम जनरली नाम देते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ओके, ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे हम सनसनाहट की आवाज़ कहते हैं, जो कान में लगाते वक्त हमें हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होगी, जिस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को खोलते वक्त वो साउंड महसूस करते हैं। ओके, जो उस लिक्विड से निकल कर आती है, वही ब्रिस्क एफरवेसेंस जो होती है वो CO2 का टेस्ट कहलाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने किसका टेस्ट किया था बेटा, हाइड्रोजन का टेस्ट किया था। ओके, आई होप कि आज का टॉपिक आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे की स्टडी करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए आपकी अगर कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।